हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्किल अप एंड गियर अप। आज फिर से मैं कुछ कंपनियों के आंसर एंड क्वेश्चंस लाया हूँ, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर डेवऑप्स। और जो भी एस्पायरेंट्स है जो डेवऑप्स का इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और अलग अलग जैसे कि डिलॉयट। तो इसमें जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस लाए जाते हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन लगते हैं वो मैं इस वीडियोस में आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं तुरंत। जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, आफ्टर अ प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट users experience a high latency and the application generates a high CPU load। तो तुरंत मैं आपको इसका आंसर भी, ये जो डेफिनेशंस लिखे हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ और फिर बाद में एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। So check metrics. Look at the APM or monitoring tool like Datadog Prometheus to identify the specific microservices causing the bottleneck. Next, review logs and traces. Use distributed tracing to find which specific API calls are lagging. Next, compare changes. Verify infrastructure or code changes that occurred immediately before the spike. Rollback. If the impact is severe, initiate an automated or manual Git pipeline rollback to previous stable version to resolve uptime. तो प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट के बाद अगर यूजर्स को हाई लेटेंसी और एप्लीकेशन में हाई सीपीयू लोड दिखाई दे रहा है, तो मतलब मैं अगर इंजीनियर हूँ तो सबसे पहले क्या चेक करूंगा? सबसे पहले लॉग्स और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड चेक करूंगा ताकि पता चले कि एक्चुअली क्या इशू आ रहा है। अगर इशू डिप्लॉयमेंट के तुरंत बाद शुरू हुआ है तो कोड कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस वो वेरीफाई करूंगा और ज़रूरत पड़ने पर रोल बैक भी करूंगा। उसके बाद रूट कॉज को ठीक करके एप्लीकेशन और उसको ऑप्टिमाइजेशन करूंगा। समझे? तो लगातार मॉनिटरिंग करूंगा ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये जो इशू आया है वो पूरी तरीके से अभी फिक्स हो चुका है। तो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में। आप इसमें से थोड़ा भी बहुत कुछ बोल पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। इंटरव्यू को पता चलेगा कि आपको इसका बेसिक जो ट्रबल शूटिंग है वो पता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is infrastructure drift and how do you prevent it? Infrastructure drift occurs when real world infrastructure deviates from its declared state in code. What are prevention methods? Use infrastructure as a code tool, regularly run drift detection checks, automate infrastructure provisioning. इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिफ्ट का मतलब है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया है और जो एक्चुअल प्रोडक्शन में चल रहा है वो दोनों में फर्क आना, मतलब उसमें डिफरेंस आ जाता है। इसे रोकने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड जैसा टेराफॉर्म का यूज करते हैं ताकि जो भी चेंजेस होंगे वो थ्रू कोड, ये टूल के थ्रू होंगे, ना कि मैनुअल चेंजेस करने पड़े। रेगुलर ड्रिफ्ट डिटेक्शन करनी चाहिए और ऑटोमेशन के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा डिजायर स्टेट में रखना चाहिए। इस तरीके से आपको बोलना है, आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिप्लॉयमेंट फ्रीज एंड व्हेन शुड इट बी यूज्ड? A deployment freeze is a temporary halt on new release, typically during critical business periods, holiday sales, and tech tax season. तो डिप्लॉयमेंट फ्रीज का मतलब है कि एक निश्चित समय पे प्रोडक्शन में कोई नया डिप्लॉयमेंट या नया चेंजेस नहीं किया जाता, उसे डिप्लॉयमेंट फ्रीज कहा जाता है। इसका उपयोग मेजर फेस्टिवल्स, पीक बिजनेस पीरियड्स, प्रोडक्ट लॉन्चेस या क्रिटिकल बिजनेस इवेंट्स के दौरान किया जाता है ताकि डिप्लॉयमेंट की वजह से सिस्टम में कोई इशू नहीं आए और एप्लीकेशन जो भी आपकी है वो स्टेबल बनी रहे, बिजनेस ऑपरेशंस बिना किसी इंटरप्शन के चलते रहे। तो ये मेन रीजन है डिप्लॉयमेंट फ्रीज करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, how do you ensure high availability in DevOps environment? High availability can be ensured through multi-region deployments, load balancing and auto-scaling, database application and failover mechanism. High availability
कंफर्म करने के लिए एप्लीकेशन को मल्टीपल सर्वर्स या मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में डिप्लॉय किया जाता है, ताकि अगर कोई सर्वर फेल होता है तो दूसरा तुरंत सर्विस दे सके। लोड बैलेंसर का यूज किया जाता है ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। साथ ही ऑटो स्केलिंग और रेगुलर मॉनिटरिंग और हेल्थ चेक्स और बैकअप्स, ये सब का इस्तेमाल किया जाता है एप्लीकेशन हमेशा अवेलेबल रहे और साथ ही रिलायबल भी, उसकी रिलायबिलिटी बने रहे। तो ये रीज़न है उसकी इंश्योरिटी, जो भी अपना एप्लीकेशन है उसकी इंश्योरिटी हो कि आपको ये हाई अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मल्टी क्लाउड स्ट्रेटजी? Multi cloud strategy uses multiple cloud providers like AWS, Azure और GCP। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी ये 3 मेजर इनका परसेंटेज मार्केट में है। रिड्यूस वेंडर लॉक इन, इम्प्रूव रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, ऑप्टिमाइज कॉस्ट। तो मल्टी क्लाउड स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एप्लीकेशन और सर्विसेज को एक से अधिक क्लाउड प्रोवाइडर्स पे, जैसे कि AWS क्लाउड या गूगल क्लाउड पे डिप्लॉय करती है। रीज़न क्या है कि इसका फ़ायदा ये है कि क्लाउड प्रोवाइडर्स पर किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी ना बनी रहे और रिलायबिलिटी बढ़ती रहे, और अगर एक क्लाउड में कुछ इशू आता है तो दूसरा क्लाउड प्रोवाइडर अपना एप्लीकेशन कंटिन्यू रख सकता है। साथ ही कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और बेटर परफॉर्मेंस के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये रीज़न है मल्टी क्लाउड स्ट्रेटजी यूज की जाती है बहुत सारे MNCs में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज FinOps फिट इनटू DevOps? FinOps, financial operations, helps manage cloud spending efficiently. Practices are cost monitoring tools like AWS Cost Explorer, Azure Cost Management, auto scaling and right sizing resources, tagging and budgeting policies। FinOps और DevOps साथ मिलकर काम करते हैं ताकि एप्लीकेशन के साथ उसका जो क्लाउड कॉस्ट है वो भी ऑप्टिमाइज बने रहे। डेवऑप्स टीम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करती है, जबकि फिनऑप्स क्लाउड स्पेंडिंग को मॉनिटर और कंट्रोल करने में मदद करता है। इससे अननेसेसरी रिसोर्सेज निकाले जाते हैं, उसकी वजह से कॉस्ट कम होती है और परफॉर्मेंस के साथ बजट भी मेंटेन रहता है। इसकी वजह से जो भी फिनऑप्स का जो डिपार्टमेंट है इस तरीके से अपने डेवऑप्स इंजीनियर के साथ काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ डेवऑप्स एडॉप्शन इन अ लार्ज एंटरप्राइज? लेगेसी सिस्टम इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस कंसर्न्स, कल्चरल रेजिस्टेंस टू ऑटोमेशन, स्किल गैप्स विद इन द टीम्स। तो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि डेवऑप्स को अगर कोई कंपनी एडॉप्ट करना चाहती है लार्ज एंटरप्राइज, तो इसमें क्या चैलेंजेस आ सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में डेवऑप्स मतलब अपनाने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वहाँ का कल्चर, जो चेंज करना पड़ता है। अलग अलग टीम के साथ उनके बीच में जो कोलैबोरेशन है वो पुराने लेगेसी सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इसके अलावा ऑटोमेशन इम्प्लीमेंट करना, सिक्योरिटी और कंप्लायंस मेंटेन करना, ताकि एम्प्लॉयज़ को जो नए टूल्स है और प्रोसेसेस है उसकी ट्रेनिंग भी देना एक चैलेंज बन जाता है। इसी चैलेंजेस को प्रॉपर प्लानिंग, ऑटोमेशन और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के माध्यम से हम दूर करते हैं। इसकी वजह से ये कुछ चैलेंजेस इसमें आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्यूबरनेट ऑपरेटर? A Kubernetes operator automates complex application lifecycle management tasks by extending Kubernetes capability using custom controllers। Kubernetes operator एक ऐसा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो Kubernetes के कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को ऑटोमेट तरीके से मैनेज करता है। ये डिप्लॉयमेंट, स्केलिंग, बैकअप, अपडेट्स और रिकवरी जैसे टास्क को ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। इसके मैनुअल वर्क, इसलिए मतलब मैनुअल वर्क कम हो जाता है, एरर्स कम होते हैं और एप्लीकेशन और मैनेजमेंट को आसान और रिलायबल बनाया जाता है। इसकी वजह से क्यूबरनेटिस ऑपरेटर यूज किया जाता है। आपको इसका थोड़ा भी बहुत आप कुछ बोल पाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, what are observability pillars in DevOps? There are 3 observability pillars like logs,
टेक्स्ट बेस्ड रिकॉर्ड्स ऑफ सिस्टम इवेंट्स। मैट्रिक्स क्या होता है? न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स लाइक सीपीयू यूसेज एंड ट्रेसिंग रिक्वेस्ट्स अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम्स। डेवॉप्स में मतलब डेवॉप्स में ऑब्जर्वेबिलिटी के जो तीन पिलर है, इसमें तीन एक्चुअल माने जाते हैं, जो कि पहला है लॉग्स। लॉग्स से एरर और इवेंट्स की जानकारी मिलती है। मैट्रिक्स से सीपीयू, मेमोरी और रिस्पांस टाइम जैसी परफॉर्मेंस मॉनिटर होती है। और ट्रेसेस की मदद से रिक्वेस्ट का पूरा फ्लो समझ में आता है। इसकी वजह से तीनों के तीनों जल्दी आप मतलब कुछ इशू भी आता है तो हम जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस पर ट्रबल शूट कर सकते हैं कि इशू क्या आया था। तो ये मेन ऑब्जर्वेबिलिटी पिलर्स है डेवऑप्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंसिडेंट रिस्पॉन्स इन डेवऑप्स? ऑटोमेटेड अलर्ट्स आर एंड मॉनिटरिंग लाइक पेजोडिटी एंड प्रोमेथियस, रन बुक्स एंड प्ले बुक्स फॉर इशू रिजोल्यूशन, पोस्टमार्टम फॉर कंटिन्यूस लर्निंग। अब यहाँ पे इंसिडेंट रिस्पॉन्स को हमें क्या बेस्ट प्रैक्टिस है उसे रिस्पॉन्ड करने की, अगर कुछ इंसिडेंट्स आते हैं ऐसा मतलब पूछा गया था, तो आंसर क्या होना आपको देना चाहिए कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स की बेस्ट प्रैक्टिस है कि सबसे पहले इशू को जल्दी डिटेक्ट करना और अपने टीम को इसके रिगार्डिंग अलर्ट करना। उसके बाद रूट कॉज आइडेंटिफाई करके इशू को रिजॉल्व करना या ज़रूरत पड़ने पर उसे रोल बैक करना। मतलब अगर कोई डिप्लॉयमेंट होता है और उसके बाद इशू आइडेंटिफाई में या फिर कोड में कुछ प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से वो रिजॉल्व नहीं होता, तो प्रीवियस स्टेट पे रोल बैक करना, ये समझदारी है। इंसिडेंट के बाद पोस्ट इंसिडेंस एनालिसिस हो जाता है, जिससे पता चलता है कि ये इशू क्यों आया था, ताकि अगर इसका रूट कॉज पता चले तो ये रूट कॉज को हम ध्यान में नोट करके रखेंगे, ताकि अगर ऐसा सेम इशू आता है तो इन फ्यूचर हम इसे नहीं होने देंगे। तो मॉनिटरिंग, ऑटोमेशन और क्लियर कम्युनिकेशन बनना अपनी टीम में बहुत ज़रूरी होता है। ये 10 क्वेश्चंस मैं लाया था और लगभग अलग अलग कंपनियों से। इसमें से कुछ क्वेश्चन डिलॉयट के जूनियर पोजीशन पे पूछे गए थे डेवऑप्स के, इसकी वजह से ये क्वेश्चंस लाया हूँ। कुछ क्वेश्चंस इन्फोसिस में पूछे गए थे, विप्रो का शायद कुछ भी क्वेश्चंस नहीं था आज मेरे पास। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो थे, और डेवऑप्स की इंटरव्यूज जो मेरे दोस्तों ने लिए थे, कंडक्ट करते हैं वो एचआर के थ्रू हमें कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसकी वजह से मैं ये डिटेल्स आपके पास लाता हूँ, ताकि कोई भी जो डेवऑप्स इंजीनियर का इंटरव्यू क्रैक करना चाहता है, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर काम करना चाहता है, उसका भविष्य बने। वो मुझे खुशी होगी कि किसी को मेरे चैनल के थ्रू इंटरव्यू पास हो पाया और उसे जॉब मिल गई। बस इतना ही मेरा पर्पस है। तो बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बने रहिए मेरे साथ स्किल अप एंड गियर अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।